वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट से सबक नंबर 4 को पढ़ाऊँगी। तो बच्चों, एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊँगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि एग्ज़ाम से मुतालिक ही हर कंसेप्ट क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए अलग से कोई और वीडियो भी ना देखनी पड़े। इसके अलावा बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। जो क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन आंसर तो आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एसएसटी की बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 4 का नाम है मखसूस ख़तरात और मज़रात को कम करना। यानी कि बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ ख़ास कुदरती आफ़तों के बारे में समझाया जाएगा कि इन कुदरती आफ़तों के आने की क्या वजह है और आप इनके ख़तरातों को किस तरीके से कम करके जान और माल की हानि के नुकसान को कम कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों देखो, कुदरती आफ़त को तो कभी भी रोका नहीं जा सकता है, मगर पेश की तैयारी कर लोगों में अवेयरनेस लाकर इनके ख़तरात को कम किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ज़लज़ले, साइक्लोन, मिट्टी के खिसकने से रिलेटेड जितने भी ख़तरात हैं, इन चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है कि ज़लज़ले के अदम तहफ़्फ़ुज़ को मिट्टी किस तरीके से मुतासिर करती है। सवाल का मतलब समझ में आया? यानी कि मिट्टी किस तरीके से ज़लज़ले के ख़तरों को बढ़ा देती है। तो देखो बच्चों, जो एरियाज़ मिट्टी खिसकने वाले होते हैं वहाँ पर ज़लज़ला बहुत भयानक रूप में आता है, और इसके अलावा ऐसे एरियाज़ जो कि साहिली होते हैं और जहाँ की मिट्टी दलदली खादर वाली मिट्टी होती है, तो उन जगहों पर भी ज़लज़ले बहुत भयानक रूप इख्तियार कर लेते हैं। तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे कि ज़लज़ले के अदम तहफ़्फ़ुज़ को मिट्टी मंदरजा झेल तरीके से मुतासिर करती है। मिट्टी खिसकने वाले इलाकों में सैलाबी मिट्टी जो होती है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करती है। याद रखोगे कि मिट्टी खिसकने वाले इलाकों में सैलाबी मिट्टी अदम तहफ़्फ़ुज़ को मुतासिर करती है। इसके अलावा नदियों के जो साहिली इलाके होते हैं और जो खाद का इलाका होता है, ये इलाका ज़लज़ले के लिए बेहद ख़तरनाक होता है। कौन सा इलाका? नदियों के सैलाबी इलाके और खादर का इलाका ज़लज़ले के लिए बेहद ख़तरनाक होता है। अगला सवाल है, अदम तहफ़्फ़ुज़ को कम करने की सरगर्मियों की फहरिस्त तैयार कीजिए। बच्चों, अदम तहफ़्फ़ुज़ का मतलब क्या है? देखो बच्चों, अदम तहफ़्फ़ुज़ वो कंडीशन होती है जब कोई भी मुसीबत आफ़त का रूप इख्तियार कर लेती है, उस कंडीशन को अदम तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। तो अदम तहफ़्फ़ुज़ को कम करने की सरगर्मियों की फहरिस्त तैयार करनी है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ख़तरात को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। याद रहेगा कि अदम तहफ़्फ़ुज़ को कम करने की सरगर्मियों की फहरिस्त बतानी है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि ख़तरात को और ज़्यादा बढ़ा देती हैं, जैसे कि बस्तियों का महलों, घनी आबादी वाली इमारतें, कच्ची मिट्टी से बने हुए मकानात, कमज़ोर और लचकदार पार्किंग मकामात, ये ख़तरात को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं मज़रात को ख़तरात के। अगला सवाल है, ज़लज़ले के बारे में हमें कैसे मालूमात होती है? तो ज़मीन के अचानक हिलने और अर्ताश करने से ज़लज़ले का पता चल जाता है। देखो बच्चों, अगर आपने कभी फील किया हो तो जब ज़लज़ला आता है तो लगता है ना कि घर की हर चीज़ एकदम से थर्रा उठी है। तो इसी थर्राहट को महसूस करके ही पता चल जाता है कि ज़लज़ला आ रहा है। अगला सवाल है, ज़लज़ले के वक्त ऊंची इमारतें क्यों झुक जाती हैं? तो ज़लज़ले के वक्त बुलंद इमारतें ज़मीन के अंदर होने वाले रक़ीक़ मादे में घुस जाती हैं, जिसकी वजह से वो झुक जाती हैं। समझ में आया? क्योंकि ज़लज़ले के दौरान बच्चों ज़मीन बहुत ज़्यादा कँपकँपाती है, तो जो ज़मीन के अंदर रक़ीक़ मादा होता है, नरम जगह जो होती है, वो उसके अंदर वज़न की वजह से नीचे की साइड ढह जाती हैं और इमारतें झुक जाती हैं। 5 अचानक पैदा होने वाली आफ़तों के नाम कौन कौन से हैं? ज़लज़ला, पहाड़ों का मुतहरिक हो जाना यानी कि खिसकना, टूट कर गिरना, ज़मीन का खिसकना, सुनामी का आना और बादलों का फटना। ये ऐसी कौन सी 5 आफ़तें हैं जो एकदम अचानक से आती हैं? अगला सवाल है, आफ़त का दरमियानी वक्फ़ा क्या है? आफ़त से पहले या बाद में दरमियानी वक्फ़े के बनने का क्या फ़ायदा है? तो देखो बच्चों,
दो मुख्तलिफ आफत के दरमियान के वक्फे को दरमियानी वक्फा कहा जाता है। याद रखोगे कि दो मुख्तलिफ आफतों के दरमियान का जो वक्फा होता है, यानी कि पहले एक बार ज़लज़ला आ गया, फिर बीच में थोड़ा सा गैप हुआ, फिर उसके बाद एक और बार ज़लज़ला आ गया, तो यानी कि दो मुख्तलिफ आफत के दरमियान के वक्फे का जो बीच का वक्फा होता है उसे ही दरमियानी वक्फा कहा जाता है। ये तब होता है जब किसी बड़े ज़लज़ले के बाद छोटे ज़लज़ले के झटके आते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि साइंसदान मुस्तक़बिल में आने वाले बड़े ज़लज़लों का अंदाज़ा लगा लेते हैं इनके ज़रिए से, मशीनों वगैरह के ज़रिए से। ज़लज़ले की क्या क्या ख़ासियत हैं? तो मंदरजा झैल ख़ासियत है। ज़लज़ले की वजह से ज़मीन की ऊपरी सतह में अर्ताश पैदा होते हैं, झटके महसूस होते हैं, इमारतें, दरख्त और दीगर ऊंची चीज़ें हिलने लगती हैं, झुक जाती हैं, जानवर और इंसानों में खलबली पैदा हो जाती है, सब अपने अपने घरों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ज़लज़ले के नतीजे में जो कमज़ोर इमारतें होती हैं वो फ़ौरन गिर जाती हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान में ज़लज़ले के अदम तहफ़्फ़ुज़ी इलाके कौन कौन से हैं, यानी कि ज़लज़ले से प्रभावित एरिया कौन कौन से हैं हिंदुस्तान के? तो हिंदुस्तान का शुमाल और मशरक़ी हिस्सा, जैसे कि हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली वगैरह, गुजरात और मगरिबी हिस्सा, हिंदुस्तान का पूरा शुमाली हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा। याद रहेगा कि हिंदुस्तान का शुमाल मशरक़ी पूरा ही हिस्सा, गुजरात का मगरिबी हिस्सा, हिंदुस्तान का शुमाल हिस्सा और महाराष्ट्र का कुछ इलाका ऐसा है जो कि ज़लज़ले से प्रभावित एरिया है हिंदुस्तान के। अगला सवाल है, ज़लज़ले के अलावा और कौन से ख़तरात हैं जो कि ज़लज़ले से मिलते जुलते हैं? तो मिट्टी की तोदों का खिसकना और सुनामी भी ज़लज़ले की तरह ही होते हैं। सुनामी पहले समुद्र के अंदर ज़लज़ला आता है, फिर बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठकर वो ला देती हैं, सैलाब ला देती हैं। अगला सवाल है, ज़लज़ले के असरात क्या हैं? तो बच्चों, ज़लज़ले की वजह से जब ज़मीन के ऊपरी हिस्से में अर्ताश पैदा होने लगते हैं तो इमारतें गिर जाती हैं, ज़मीन, सड़क, पुल और बांध वगैरह में दरारें पड़ जाती हैं। ज़लज़ले की लहरों से आवाम में बेचैनी फैल जाती है। ज़लज़ले के नतीजे में पानी की आलूदगी की वजह से बीमारियां फैल जाती हैं, वबाई अमराज फैल जाते हैं, क्योंकि ज़लज़ले की वजह से पानी भी आलूदा हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ डैमेज हो जाती है, पानी की पाइपलाइनें टूट जाती हैं। इसके अलावा ज़राअत यानी कि खेती बाड़ी और तिजारत वगैरह में भी रुकावट आ जाती है, क्योंकि बड़े बड़े पुल, सड़कें वगैरह सब धंस जाते हैं। तेल और गैस के कंटेनर्स में भी धमाके हो जाते हैं और जानो माल का बहुत भारी नुकसान होता है। याद रखोगे कि ज़लज़ले के असरात क्या क्या हैं। ज़लज़ले की वजह से जब ज़मीन के ऊपरी हिस्से में अर्ताश पैदा होते हैं तो इमारतें गिर जाती हैं, ज़मीन, सड़क, पुल और बांध वगैरह में दरारें पड़ जाती हैं। ज़लज़ले की लहरों से आवाम में बेचैनी पैदा हो जाती है। ज़लज़ले के नतीजे में पानी की आलूदगी की वजह से बीमारियां और वबाई अमराज के फैलने का ख़तरा बना रहता है, पानी की पाइपलाइनें टूट जाती हैं। इसके अलावा ज़राअत और तिजारत वगैरह में भी रुकावट आ जाती है, क्योंकि लोग एक मकाम से दूसरी मकाम पर नहीं पहुंच पाते हैं और तेल और गैस के कंटेनर्स में धमाके हो जाते हैं और जानो माल का बेतहाशा नुकसान होता है। अगला सवाल है, ज़लज़ले के आफत के तयन में कौन से अवामिल ज़ेरे गौर होते हैं? तो देखो बच्चों, कुछ अहम अवामिल मंदरजा झैल हैं जो ज़लज़ले की आफत को तय करने में ज़ेरे गौर होते हैं, जैसे कि मज़रात को कम करने के तरीक़ों का सिलसिलेवार तजुर्बा होना चाहिए लोगों में, सभी मुतासिरा इलाकों की तरक्की होनी चाहिए, यानी कि उन इलाकों के अंदर इमारतें उन कवानीन के मुताबिक बननी चाहिए जो कि ज़लज़ले और साइक्लोन से प्रभावित एरियाज़ के अंदर बनती हैं। टेक्नोलॉजी की फराहमी होनी चाहिए और मसरात को कम करने के तरीके और नई टेक्नोलॉजी होना चाहिए। इन सब के ज़रिए से ही हम ज़लज़ले के आफत के अंदर इन चीज़ों को अपनाकर इसके असरात को कम कर सकते हैं। अगला सवाल है, जुलाई 2004 में बद्रीनाथ में मिट्टी खसकने के वाक़ये को बयान करना है, जो कि बच्चों बहुत भयानक था। उत्तरांचल में वाकई बद्रीनाथ एक पहाड़ी इलाका है। याद रखोगे कि उत्तरांचल में वाकई बद्रीनाथ एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ जुलाई 2004 में मिट्टी के तोदों के खिसकने से बद्रीनाथ के मंदिर में जाने वाले लोगों का रास्ता रुक गया था। इसके लिए हुकूमत और मकामी तंजीमों ने ज़बरदस्त राहत के काम किए थे।
1000 दुकानदारों के अलावा 250 गांव वाले 3 दिन तक इसके अंदर फंसे रहे थे। इसकी वजह से मंदिर जाने वालों की ज़्यादा भीड़ और ज़्यादा गाड़ियों की आमदोरफ्त हो गई थी। राहत के कामों में फ़ौज और तिब्बत बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान लगाए गए थे। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की खिदमतें भी की गई थी और फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर के ज़रिए खाने पीने की अशिया फराहम की गई थी और वहाँ से निकाला गया था। याद रखोगे कि जुलाई 2004 में कहाँ पर बद्रीनाथ के अंदर मिट्टी खिसकने का वाक़या हुआ था, जिसकी वजह से 1000 दुकानदार और 250 गांव वाले फंस गए थे, जिसको हुकूमत ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद लोगों को निकाला था और राहत सामग्री फराहम की थी। अगला सवाल है, ज़लज़ले से पहले हमें क्या करना चाहिए? तो ज़लज़ले से पहले ज़लज़ले की इत्तिला अगर मिल जाए तो मिलने पर हमें इमारत खाली कर देनी चाहिए और राशन और पानी वगैरह का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। तजुर्बेकार लोगों से ज़लज़ले के लिए सलाह व मशवरा करना चाहिए। ख़तरनाक चीज़ों को हटा देना चाहिए और कमज़ोर दीवारों को मजबूत करने के तरीके अपनाए जाने चाहिए ताकि नुकसान के ख़तरात को कम किया जा सके। ज़लज़ले के दौरान किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जिस टाइम पर ज़लज़ला आ रहा हो तो बच्चों ज़लज़ले के दौरान दहशत ना फैलाएं। आप जहां पर हैं वहीं पर बैठे रहें, लेकिन दीवारों से अलहदा रहें। दीवारों में दरारें पड़ने का ख्याल रखें। अगर आप कार चला रहे हैं तो उसे सड़क के किसी किनारे खड़ा कर दें। अगला सवाल है, ज़लज़ले के बाद हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? तो ज़लज़ले के बाद अपने ख़ानदान के बुज़ुर्ग, उम्र रसीदा और बच्चों का ख्याल रखें। गैस बंद कर दें, रेडियो और टीवी चलाएं ताकि किसी भी इत्तला को फ़ौरन हासिल किया जा सके। इमारत के टूटे हुए ढांचे से दूर रहें, अलहदा रहें, क्योंकि वो किसी भी वक्त गिर सकता है। और ज़लज़ले के दूसरे झटकों के लिए तैयार रहें और ज़रूरी चीज़ों को अपने पास इकट्ठा कर रखें। अब बच्चों अगला पॉइंट है साइक्लोन। तो साइक्लोन किसे कहते हैं? तेज़ हवाएं जो कम हवा के दबाव वाले मरकज़ की तरफ चलती हैं। याद रहेगा कि ऐसी तेज़ हवाएं उस एरिया में चलती हैं जहां पर हवा का लो प्रेशर होता है, तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलने लगती हैं, साइक्लोन कहलाती हैं। इन हवाओं की जो रफ्तार है 50 किलोमीटर से 350 किलोमीटर फ़ी घंटे के दरमियान होती है। याद रखोगे कि तेज़ हवाएं कैसे एरिया में बनती हैं? जिस जगह पर हवा का लो प्रेशर होता है तो वहाँ पर एकदम से जो हाई प्रेशर वाली हवाएं होती हैं वो आ जाती हैं और बहुत ज़्यादा तबाही मचाती हैं। और इन हवाओं की रफ्तार कितनी होती है? 50 किलोमीटर से 350 किलोमीटर फ़ी घंटे के दरमियान होती है। साइक्लोन के असरात क्या क्या होते हैं? तो साइक्लोन तेज़ हवाओं की वजह से दरख्त उखड़ जाते हैं और कमज़ोर मकान गिर जाते हैं। तेज़ हवाओं और बारिश की वजह से मौत वाक़ई होती है। इससे पानी की सप्लाई भी मुतासिर होती है। बारिश की पानी की तबाही से पानी की पाइपलाइनें टूट जाती हैं और पानी आलूदा हो जाता है। इसी तूफ़ान की वजह से फसलें भी बर्बाद हो जाती हैं और खाने पीने की अशिया की किल्लत यानी कि कमी हो जाती है। इस तूफ़ान में मवासलाती निज़ाम भी दरम भरम हो जाता है, क्योंकि इस तूफ़ान में हर तरफ पानी भर जाता है, सैलाब सा आ जाता है, मुसलसल बारिश होती है, आंधी आती है, ज़लज़ले के झटके भी आते हैं साइक्लोन के दौरान। अगला सवाल है, साइक्लोनी तूफ़ान के दौरान ज़्यादा बारिश क्यों होती है? तो साइक्लोनी तूफ़ान समुंदर के ऊपर बनता है, तो मरतूब हवाएं जब ठंडी होकर ज़ेरे असर आती हैं तो बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से याद रखोगे कि साइक्लोनी तूफ़ान समुंदर के ऊपर बनता है। इसी वजह से जिन हवाओं के अंदर ह्यूमिडिटी होती है, मरतूब हवाएं जब ठंडी होकर नीचे की साइड आती हैं तो बारिश होने लगती है। साइक्लोन किस तरह अपने रास्ते में आने वाली हर शे के लिए ख़तरा बन जाता है? क्योंकि बच्चों इसमें हवा की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। साइक्लोन में के रास्ते में आने वाली हर चीज़ जानदार, जैसे कि इंसान, मवेशी, यहाँ तक कि परिंदे भी इसका शिकार बन जाते हैं और उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। साइक्लोन के ख़तरात पर फतह हासिल करने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए? तो इस तूफ़ान से बचने के लिए हमें उस इलाके का तहफ़्फ़ुज़ी नक्शा तैयार करना चाहिए, मुश्किल आफ़ती निज़ाम कायम करना चाहिए। ऐसे इलाके में बस्तियां कायम नहीं करनी चाहिए जो कि साइक्लोन से प्रभावित हो। कसीरुल मकासद साइक्लोनिक कैंप
बनाने चाहिए, यानी कि ऐसे कैंप बनाने चाहिए जिसके अंदर लोग जाकर रह सकें। और साहिली इलाकों में दरख्तों को कतारों में लगाना चाहिए ताकि तूफ़ान के असरात को कम किया जा सके। अगला पॉइंट है मिट्टी का खिसकना। तो मिट्टी का खिसकना क्या है? चट्टानों, मिट्टी या मलबे के ऐसे ढेर जो खुद ब खुद अपने वज़न के ज़ोर से पहाड़ों के ढलानों पर गिरते हैं, मिट्टी का खिसकना कहलाते हैं। ये अमल पहाड़ी इलाकों में ही होता है। याद रखोगे कि चट्टानों का, मिट्टी का या मलबे के ऐसे ढेर जो खुद ब खुद अपने वज़न के ज़ोर से पहाड़ों के ढलान पर से गिरते हैं, बहुत बड़ी तादाद में गिरते हैं, मिट्टी का खिसकना कहलाते हैं। ये अमल पहाड़ी इलाकों में होता है। अगला सवाल है ज़मीन खिसकने से कौन से अनासिर मुतासिर होते हैं? तो ज़मीन खिसकने की वजह से तेज़ ढलान पर बनी हुई इमारतें, सड़कें, मवासलाती निज़ाम मुतासिर होते हैं, यानी कि घर के घर ढह जाते हैं जब मिट्टी खिसकती है। अगर वो ऐसे प्रभावित एरिया के अंदर हैं, सड़कें ख़त्म हो जाती हैं, पुल बिल्कुल ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं। ज़मीन के खिसकने के असरात लिखने हैं। तो जब पहाड़ों से ज़मीन के तोदे खिसकते हैं तो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नुकसान पहुंचता है। इसकी वजह से मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है, सड़कें बंद हो जाती हैं, यानी कि ट्रांसपोर्ट वगैरह बिल्कुल आना जाना बंद हो जाता है। इससे भारी जानो माल का नुकसान होता है क्योंकि घर भी ढह जाते हैं। जब पहाड़ों पे से अगर मिट्टी लगातार खिसकती है और हमारा घर उसी एरिया के प्रभावित एरिया के अंदर हो तो घर वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, उसी में दब जाते हैं। अगला सवाल है ज़मीन के खिसकने के मज़रात को कम करने के तरीके क्या क्या हैं? तो ज़मीन के खिसकने के मज़रात को कम करने के लिए उस इलाके का नक्शे में उन मकामात को दिखाया जाए जहाँ पर ये ख़तरात मुमकिन हो, यानी कि जहाँ पर ये ख़तरात आने के चांसेस हो, उस इलाके के एरिया के अंदर, नक्शे के अंदर उन मकामात को दिखाया जाना चाहिए। वहाँ मोटी दीवारें बनाई जाएं ताकि जिससे ज़मीन खिसकने को रोका जा सके। इसे रोकने के लिए पानी के बहाव पर भी कंट्रोल करना चाहिए। मुतासिरा इलाकों में इमारतें मजबूत बनानी चाहिए और मजबूत बनाने के साथ मजबूत तामीर करनी चाहिए। मुतासिरा इलाके में नबातात की बहुत तादाद इसके मज़रात को कम करने का सबसे बेहतर तरीका है, यानी कि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वो मिट्टी को आपस में बांधे रखेंगे, इसलिए जहाँ नबातात ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए ताकि इसके असरात को, ख़तरात को कम किया जा सके। अब बच्चों अगला पॉइंट है सैलाब। रेत के बोरे सैलाब को रोकने के लिए कैसे लगाए जाते हैं और इनका क्या असर होता है? तो बच्चों रेत के बोरों को सैलाब के पानी को रोकने के लिए दीवार की तरह लगा दिया जाता है। इससे सैलाब का पानी रुक जाता है। इन बोरों को एक लाइन में मोटी दीवार की तरह जिस बुनियाद चौड़ी रखी जाती है, इस तरीके से लगाया जाता है ताकि पानी के बहाव से वो बहे नहीं। अगला सवाल है सैलाब क्या है? तो किसी इलाके में पानी के भर जाने को ही सैलाब कहा जाता है। ज़्यादा बारिश की वजह से पानी नदियों में पहुंचता है जो सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है, या पानी के ज़ख़ीरे में ज़्यादा पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से भी सैलाब आ जाता है। याद रखोगे कि बारिश की वजह से भी सैलाब आ सकता है, या पानी के ज़ख़ीरे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने, इकट्ठा करना, इस वजह से भी सैलाब आता है। सैलाब आमतौर पर ज़्यादा बारिश वाले एरियो में साहिली तूफ़ान, सुनामी या बर्फ़ के ज़्यादा पिघलने या बांधों के टूटने की वजह से आते हैं। याद रखोगे कि सैलाब किस वजह से आते हैं? ज़्यादा बारिश की वजह से, साहिली तूफ़ानों यानी कि साइक्लोन या सुनामी, या फिर बर्फ़ के ज़्यादा पिघलने या बांधों के टूटने की वजह से भी सैलाब आते हैं। अगला सवाल है सैलाब से मुताल्लिक़ पैदा होने वाले ख़तरात कौन कौन से हैं? तो सैलाब की वजह से हर एक चीज़ जो उस इलाके में होती है डूब जाती है, कमज़ोर मकानात गिर जाते हैं, सीवर लाइनें, पानी की सप्लाई और मवासलाती निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हो जाता है। आने जाने की कोई जगह नहीं रहती है क्योंकि हर जगह पानी पानी होता है। इसके अलावा ग़िज़ाई ज़ख़ीरों, खेती बाड़ी, ज़राअती इलाकों और मवेशी वगैरह पर भी ख़तरा बना रहता है। बाढ़ की वजह से अगर वो और ज़्यादा आ जाए तो खेती भी बर्बाद हो जाती है, मवेशी उसमें डूबकर भी मर जाते हैं पानी में। सैलाब के असरात क्या है? तो बच्चों सैलाब की वजह से इमारतों को नुकसान पहुंचता है, कश्तियाँ, मछली पकड़ने के सामान तबाह हो जाते हैं। इसकी वजह से हैज़ा जैसी वबा का फैलने का ख़तरा बना रहता है। सैलाब की वजह से पीने की पानी की सप्लाई बिल्कुल मुतासिर हो जाती है।
پانی آلودہ ہو جاتا ہے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو سیلاب کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ سیلاب کے اثرات کو کم کرنے کے لیے سیلاب زدہ علاقے کا پہلے نقشہ تیار کرنا چاہیے۔ اس علاقے میں کسی خاص منصوبے پر سرمایہ کاری نہیں کرنی چاہیے۔ نقشے کے مطابق عمارتیں بنانی چاہیے۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں عمارتیں نقشے کے مطابق ہی بننی چاہیے۔ سیلاب کے خطرے کو کم کرنے کے لیے درخت لگانے چاہیے، کیونکہ درختوں سے مٹی کا تحفظ ہوتا ہے اور درخت پانی کو آگے بڑھنے سے بھی روکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں ایسے کون سے ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ سیلاب آتے ہیں؟ تو ہندوستان میں اڑیسہ، آندھرا پردیش ساحلی علاقے ہیں، تو یہاں پر سائیکلون کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہار، آسام کے اندر اب دیکھو بچوں، آپ نے حال فی الحال میں نیوز دیکھی ہوں گی تو کتنی زبردست باڑھ آئی ہوئی ہے۔ تو بہار، آسام اور مغربی بنگال میں بھاری بارش کی وجہ سے ہی سیلاب آتے ہیں۔ بچوں اگلا سوال ہے، سیلاب کا ممکنہ وقفہ کیا ہے؟ اس کے کیا فائدے ہیں؟ دیکھو بچوں، زیادہ تر سیلاب بارش کی بہتات کی وجہ سے آتے ہیں، یعنی کہ زیادہ بارش آنے کی وجہ سے آتے ہیں، یا پھر کئی دن تک زیادہ مقدار میں برف کے پگھلنے سے سیلاب کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ تو اس واقعے کو سیلاب کا ممکنہ وقفہ کہتے ہیں۔ اس میں لوگ تحفظی مقامات پر جا سکتے ہیں اور جان اور مال کے نقصان کو بچا سکتے ہیں۔ دیکھو بچوں، زیادہ تر سیلاب کس وجہ سے آتے ہیں؟ بارش کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ تو جب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بارش زیادہ آنے والی ہے، یا پھر برف کے جو پگھلنے کی اسپیڈ ہوتی ہے وہ ایک دم سے تو بہت زیادہ نہیں ہوتی، پہلے تھوڑی سی ہوتی ہے، بارش بھی پہلے سے تھوڑی سی ہوتی ہے، تو خطرات کا اندازہ لگا کر لوگ کیا کر سکتے ہیں کہ سیلاب کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں۔ اپنی جان کو سیو کرنے کے لیے پربھاوت علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر جا کر رہنے لگے، تاکہ جان اور مال کی نقصان کی بھرپائی ہو سکے۔ ہائیڈروگراف کسے کہتے ہیں؟ ہائیڈروگراف ایک ایسا نقشہ ہے جو سیلاب کے اوقات کو دکھاتا ہے، یعنی کہ سیلاب کے وقت کو دکھاتا ہے۔ ہائیڈروگراف بھاری بارش اور پانی کے زیادہ بہاؤ کے درمیان بنتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ ہائیڈروگراف ایک ایسا نقشہ ہے جو سیلاب کے اوقات کو دکھاتا ہے۔ ہائیڈروگراف بھاری بارش اور پانی کے زیادہ بہاؤ کے درمیان بنتا ہے۔ انسانی سرگرمیاں کس طرح سیلاب کے لیے ذمہ دار ہیں؟ یعنی کہ سیلاب انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بھی آتے ہیں، جیسے کہ انسانی سرگرمیاں سیلاب کے لیے کافی حد تک ذمہ دار ہیں۔ درختوں کے کاٹنے سے پانی کے بہاؤ میں تیزی آ جاتی ہے، جو سیلاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے باندھوں کی دیواروں میں دراریں پڑنے سے بھی پانی بھاری مقدار میں بہہ جاتا ہے اور سیلاب کا سبب بنتا ہے۔ اور آلودگی سیلاب کا بھی اہم سبب ہے، آلودگی کی وجہ سے بھی بچوں سیلاب آتے ہیں۔ اگلا ہے قحط یعنی کہ سوکھا۔ تو قحط کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک قدرتی آفت ہے جو بارش کے کم ہونے یا نہ ہونے کی حالت میں زیادہ عرصے تک چلتی رہتی ہے۔ پانی جانداروں کے لیے بے حد ضروری ہے، اور پانی نہ ملنے سے جانداروں کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ یعنی کہ بچوں، جب بارش یا تو بالکل نہیں ہوتی ہے یا بہت کم ہوتی ہے تو سوکھا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، سبھی جاندار بہت بری کنڈیشن میں آ جاتے ہیں، مویشی مر جاتے ہیں۔ قحط کی قسمیں اور پیشگی اطلاع کیا ہے؟ تو یہ ایک دھیمی چلنے والی آفت ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر ملک میں لمبے عرصے کے دوران بارش کی اوسط مقدار 20% سے کم رہتی ہے تو وہ حالت قحط کی حالت ہوتی ہے۔ یاد رکھو گے کہ یہ ایک دھیمی چلنے والی آفت ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگر ملک میں لمبے عرصے کے دوران بارش کی اوسط مقدار 20% سے کم رہتی ہے تو قحط کی حالت پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، قحط کی وجہ سے کون کون سے عناصر کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے؟ تو قحط کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، پانی کی کمی کی وجہ سے کم بارش والے علاقے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے علاقے جو زراعت پر انحصار کرتے ہیں متاثر ہوتے ہیں۔ مزدور، چھوٹے کسان، مویشی اور انسان سبھی قحط کے اثرات پڑتے ہیں، کیونکہ مزدوروں کو مزدوری نہیں ملتی ہے، کھیتی باڑی نہیں ملتی ہے، پشوؤں کو چارہ نہیں ملتا ہے، پانی نہیں ملتا ہے۔
قحط کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کون سے طریقے اپنائے جانے چاہیے؟ تو قحط کے اثرات کو کم کرنے کے لیے بارش کی حالت پر نظر رکھنی چاہیے اور پانی کی ضرورت کے مطابق ذخیرہ اندوزی کرنی چاہیے، اکٹھا کر کے رکھنا چاہیے۔ بارش کے پانی کو بھی ذخیرہ اندوزی کے ذریعے پانی کی سپلائی کی مقدار کو بڑھایا جا سکتا ہے۔ قحط کے اثرات کو کم کرنے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء کا احتیاطی ذخیرہ موجود رکھنا ضروری ہوتا ہے اور متاثرہ علاقوں تک ان اشیاء کو پہنچانے کے لیے معقول ذرائع کا انتظام بھی ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ اگلا سوال ہے، قحط کے اثرات کیا ہیں؟ تو قحط کا قہر خاص طور پر انسان مویشیوں پر پڑتا ہے اور جو کھیتی باڑی کی پیداوار ہوتی ہے اس پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ پانی، کھانا، ہر ایک شے کی فراہمی بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ قحط کی وجہ سے نہ پیداوار ہوتی ہے، نہ لوگوں کو کام ملتا ہے، مویشی بھوکے مر جاتے ہیں، پیاسے مر جاتے ہیں، لوگوں کی بھی جان کے لالے پڑ جاتے ہیں، اور جو منافع خور ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھا کر عوامی زندگی کو اور بھی برا حال کر دیتے ہیں، یعنی کہ منافع کمانے والے لوگ، منافع خور لوگ چیزوں کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں جس سے کہ لوگوں کو اور بھی زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو بچوں یہ چیپٹر پوری طرح کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہو تو پلیز چینل سبسکرائب کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا